हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अब अस्थमा एक बहुत ही कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीन्स ये पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिट होती, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है। जिसका मेन रीज़न अभी है वो है एलर्जिक, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन और कोल्ड क्लाइमेट की वजह से। अब अस्थमा में क्या होता है मेन आपको प्रॉब्लम, अस्थमा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी आपके जो लंग्स के अंदर एयर पास होती है, मीन्स जो एयर हमारी माउथ टू लंग्स पास करने के लिए जो एयरवेज होते हैं, उन एयरवेज के अंदर ड्यू टू एनी एलर्जिक ट्रिगर और ड्यू टू एनी कोमॉर्बिड इलनेस और ड्यू टू एनी फैक्टर आपके वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग की वजह से जो आपकी एयरवेज होती है वो जो जो उनका साइज होता है अंदर से वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब जब वो नैरो हो गया है तो आपकी एयर वहाँ से लंग्स तक जाने के लिए डिफ़िकल्ट होती है, मतलब उसको पहुँचने में प्रॉब्लम होने लगती है। और उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जिसमें सबसे जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस लेने में आपको धीरे धीरे दिक्कत होना शुरू करता है। फिर आपको होने लगता है कफिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशंस हो रहा है आपको, तो कफिंग होना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है उसमें आपके बलगम हो, बिना बलगम की नॉर्मल आपको कफिंग कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि आपका एलर्जी ट्रिगर हो रहा है वहाँ पे। और आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक विजिंग साउंड आती है, विसल साउंड होती है। ये साउंड एक बहुत ही अलग सा साउंड है जो अस्थमा को मार्क्ड सिम्टम है, और अस्थमा को अदर जो लंग डिजीजेज या हार्ट डिजीजेज है उनसे डिफ्रेंशिएट करता है। ये साउंड मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी, अभी सुनिएगा आप इस टाइप की साउंड आती है। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update। है आपकी ट्यूब्स नैरो हो गई है, उसकी वजह से आपके चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, आपको बहुत सीवियर, जैसे किसी चीज ने आपको जकड़ लिया हो, ऐसा टाइटनेस फील होता है, पेन होता है उस वजह से। और ये मेनली अटैक होता है नाइट में और ड्यूरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कोल्ड के टाइम में। अब जब ये नाइट में आपको अटैक होता है तो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आपको प्रॉब्लम करती है। इसीलिए अस्थमा के लिए बेरोग ज़िंदगी वगैरह करके कईयों ने इसमें प्रोग्राम्स रन किए हैं, ताकि आपको अस्थमा के बारे में पता चले और आप उसको अटैक को अवॉइड कर सकें, जिससे कि आपकी लाइफ नॉर्मल रहे और आपकी डेली एक्टिविटीज़ में ये अस्थमा प्रॉब्लम ना करे। अब अस्थमा कितने टाइप का हो सकता है? एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, एडल्ट अस्थमा हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है। एलर्जिक कॉमन एयर पॉल्यूशन और ड्यू टू कोल्ड वेदर, ये सबसे मेन दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से। अदर्स आर कोई भी एलर्जन, स्मेल से, किसी को स्मोकिंग से, किसी को फ्यूम से, किसी को कोई भी एलर्जिक फैक्टर हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन आर इम्यूनिटी। तो वो होता है। एडल्ट क्या होता है, जो 40-50 की एज के बाद में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी और अस्थमाटिक सिम्टम्स आने लगते हैं। और चाइल्डहुड अस्थमा जो कि हेरिडिटी या जेनेटिक होता है। ड्यूरिंग, अगर मदर को है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अस्थमा है और वो स्मोकर भी है, तो बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और चाइल्डहुड अस्थमा, अब 12th एज से पहले जब भी ये अस्थमा डेवलप होता है उसे हम चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा का ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर भी एज सच कोई अस्थमा का क्योर नहीं है, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, स्टीरॉयड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। यही भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। इसमें आपको जो दवाई दी जाती है ड्यूरिंग अटैक आप ले लें और कंटिन्यू लाइफ में उसको कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको सीवियर अस्थमा है और आपका वो सिम्टम रिलीव हो जाते हैं, आपको भी क्योर लगने लगता है और क्योर हो जाता है आपके अकॉर्डिंग। अब आप इसी के कंपेरेटिव जब आप होम्योपैथी को देखेंगे, होम्योपैथी के अंदर भी अस्थमा का क्योर है। अगर आप होम्योपैथी में टाइमली जाके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका अस्थमा भी क्योर हो सकता है, बिकॉज
होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ही वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको, और आपके सिम्टम वहीं पे रिलीफ हो जाते हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो अस्थमा के होते हैं उनको मोस्टली एयर पोल्यूशन यानी एलर्जन की वजह से, या कोल्ड, अभी जो वेदर चल रहा है चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो सडन कोल्ड आ रहा है, उस टाइम में अस्थमा अटैक्स खूब होते हैं। लेकिन उनको जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू कर रहे हैं फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, और वो अपनी तरफ से इतना उनको इनकन्वीनियंसी हो रही है, वो खाना तक छोड़ देते हैं ये सोच के कि शायद हम कम खाएंगे तो हमारे पेट में जगह रहेगी और हमें शायद सांस ईजी आएगी। बट ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, और ये सिम्टम्स आप के एलोपैथी के अंदर इनको इग्नोर कर दिया जाता है, बट होम्योपैथी के अंदर ये मार्क्ड सिम्टम होते हैं, जहाँ होम्योपैथ आपसे हर एक सिम्टम के बारे में पूछता है। आप भी अगर अपने एरिया के किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो आप उनको अपने मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, या आपकी जो हैबिट्स आपने चेंजेस की है अस्थमा को लेके, वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि वो भी सिम्टम्स आपकी मेडिसिन डिसाइड करने में बहुत अच्छा फैक्टर देते हैं। जब उनकी मेडिसिन के बिहाफ पे उन आपको इन सिम्टम्स के बिहाफ पे आपको मेडिसिन दी जाती है, आपको 100% रिलीफ मिलता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और वो कंटिन्यू उसमें ये मेडिसिन लेने के बाद उनको जब नेक्स्ट सीजन आता है तो अटैक भी इतना सीवियर नहीं होता है, और उनकी लंग कैपेसिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। होम्योपैथी के अंदर अस्थमा की एक मेडिसिन जो बोला जाता है अस्थमा के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, उसका तो डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब जो एलोपैथिक कन्वर्टर डॉक्टर हैं उन्होंने एक्सीडेंटली जब उनकी चाय के अंदर कॉकरोच गिर गया और उन्होंने उस कॉकरोच को निकाल के वो चाय पी ली, उसके बाद उनका वो अस्थमा के सिम्टम्स क्योर हो गए, उनको कभी अस्थमेटिक अटैक नहीं हुआ। उस टाइम में उन्होंने फिर देखा कि ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरे अस्थमा क्योर हुआ, और उन्होंने उसको पोटेंटाइज करके मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अस्थमा के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी विजिंग विसल साउंड को कवर करती है, कफिंग को, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को, सबको कवर करती है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा रिलीफ देती है। अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, आपको मेडिसिन के बारे में पता करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे अपनी कंप्लेंट्स पूरी मेल कीजिए कि आपको कब दिक्कत हो रहा है, कब आपको रिलीफ मिलता है, क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है। अगर आप लोकेशन साइट बता सकते हैं तो वो भी बताइए, और वो सब कंप्लेंट्स आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, और आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब जैसा मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सभी पैथी बोलती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये देखिए कि आपको अस्थमेटिक अटैक के कौन से सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को आप नोटिस कर लीजिए, और किस सीजन के अंदर या पॉल्यूशन किस एलर्जन की वजह से आपको ये अटैक्स हो रहे हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिए। मान लीजिए आपको एयर पॉल्यूशन में होता है, आप मास्क पहनिए, मास्क पहनेंगे एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा, आपको अस्थमा के अटैक्स नहीं आएंगे। आपको कोल्ड की वजह से हो रहा है तो आप गर्म कपड़े पहनिए, अवॉइड कीजिए कोल्ड में डायरेक्ट जाने से, और चाहे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग गुनगुना पानी पिए। आप गुनगुना पानी पिएंगे, बॉडी के अंदर आपके एलर्जेंस अगर एंटर भी हुए हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी स्मोकिंग, और स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्विट कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से आपके बच्चे में भी अस्थमेटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, उनको भी अस्थमा डिलीवर हो सकता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। चौथा, क्योंकि अस्थमेटिक सिम्टम्स को हम इजीली डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये सिम्टम्स जो हैं वो आपके अस्थमा के रिलेटेड है, लंग्स की अदर डिजीज की वजह से है, या हार्ट की कोई डिजीज की वजह से है, या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। तो इनका जो मेन अस्थमा में होता है वो विसल साउंड, जैसे मैंने बताया ड्यूरिंग एक्सेल आप करेंगे तो एक सीटी जैसी आवाज़ आपको आएगी। दूसरा, जब भी आप एक्टिविटी एक्सरसाइज करेंगे या कोल्ड में जाएंगे आपको ये सिम्टम्स आएंगे, तो इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि कहीं आप अस्थमेटिक होते तो नहीं जा रहे। इसके लिए आप एलएफटी टेस्ट करवा सकते हैं। जब आप एलएफटी टेस्ट करवाते हैं वो बताता है आपकी लंग की कैपेसिटी को। जब 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर आफ्टर डीप ब्रीथ लंग कितना एयर इनहेल करके
होल्ड कर सकता है और कितना एक्सेल कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं लंग कैपेसिटी। और इसके लिए हमें LFT स्पायरोमेट्री करवाना होता है। ये आप डॉक्टर के सजेशन के साथ ही लीजिए। जब भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो, डॉक्टर की कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सिम्टम हैं जो कई बीमारियों में एसोसिएटेड रहते हैं। तो आपकी एक्चुअल बीमारी क्या है वो आप ज़रूर देखिए। और अस्थमा से आप शर्माएं नहीं। मेन और एक पॉइंट जो मैं आपको बहुत ही बताना चाहती हूँ, अगर आपका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपका है, आप अगर एलोपैथिक ड्रग भी ले रहे हैं, उसमें मैं चाहूँगी आप ब्रोंको डायलेटर्स ले, इनहेलर्स ले, जिसमें आपको बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ड्रग जाएगी बॉडी में, बट आपको रिलीफ इंस्टेंट मिलता है, बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, क्योर रहता है। एलोपैथी में आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है, बट होम्योपैथी के अंदर आपको लाइफ टाइम दवाई लेने का जरूरत नहीं है। आपके सिम्टम रिलीफ हुए, आप मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे टिप्स आपके साथ रहेंगे। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।